ठीक है चलो। तो ये आपका एजोर का एक अकाउंट है, ठीक है, जो आपने कल बनाया था। हम लोग पहले AWS पढ़ रहे थे, लेकिन मार्केट की रिक्वायरमेंट देखते हुए एजोर में शिफ्ट हुए हैं। तो आपने भी कल नया अकाउंट क्रिएट किया। मैं उसको स्टार्ट करता हूँ अकाउंट को, इसको स्किप कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। ये लॉगिन कर लिया, ठीक है। ये आपका एजोर का अकाउंट है। मैं थोड़ा आपको डैशबोर्ड का ओवरव्यू देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ अगर आप कोने में क्लिक करते हो यहाँ पे, तो ये आपको आपकी प्रोफाइल के बारे में दिखाया कि आप मतलब आप किस अकाउंट से लॉगिन हो वो दिखाएगा, ठीक है। क्या उसकी ईमेल आईडी है, ये सारी चीज़ें, अकाउंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है। आपको लॉग आउट करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फीडबैक का। अगर आपको सर्विस इनकी अच्छी लग रही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई सर्विस में आपको दिक्कत आ रही है, यहाँ पे लिख के आप फीडबैक दे दो। आपको उनकी टीम मेल करेगी कि अच्छा क्या प्रॉब्लम थी, हम सॉल्व करेंगे। ऐसे फीडबैक आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। उतना मैंडेटरी पार्ट नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो। फिर ये क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ये किस लिए होता है? ये होता है कि अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, ठीक है, एजोर वालों से। जैसे मान लो आप कोई नई सर्विस पे काम कर रहे हो, जैसे एजोर मशीन लर्निंग सर्विस पे काम कर रहे हो, आपको नहीं पता उसके बारे में, आप नया नया काम करना स्टार्ट किया, आपको हेल्प चाहिए उसमें। तो इनकी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इनका डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे जाओ, वो सर्विस सर्च करो जिसमें आपको हेल्प चाहिए, उसके बारे में पढ़ लो। अगर वहाँ से भी आपको सोल्यूशन ना मिले, तो फिर इनकी एक कम्युनिटी है, देखो ये है एजोर कम्युनिटी। यहाँ पे क्लिक करो और कम्युनिटी में एक मैसेज पोस्ट कर दो। आस्क का क्वेश्चन पे क्लिक करके एक मैसेज पोस्ट कर दो कि मैं एजोर मशीन लर्निंग पढ़ रहा था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इनकी जो कम्युनिटी है, जिसपे ऑलमोस्ट 5-6 लाख से प्लस लोग हैं, ठीक है, अवेलेबल, तो वो लोग आपको आंसर कर देंगे कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सेटिंग का। सेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो आप इनका डैशबोर्ड यूज़ कर रहे हो, इनकी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। किस लैंग्वेज में काम करना है, जैसे मान लो आप चाइना में हो। अब चाइनीज़ लोग तो समझते नहीं है कोई और लैंग्वेज, वो चाइनीज़ ही बोलते हैं। तो यहाँ पे वो चाइनीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इनका पूरा डैशबोर्ड चाइनीज़ हो जाएगा। वैसे ही एम्स्टर्डम न्यूजीलैंड वाले डच कर सकते हैं, ठीक है, स्पेनिश वाले स्पेनिश कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद अपीयरेंस कैसा चाहिए आपको डैशबोर्ड का? पूरा डार्क चाहिए, डार्क कर दो, देखो ये पूरा डार्क हो गया। ऑटो चाहिए, ऑटो कर दो, दिन में ऐसा रहेगा, रात को ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। लाइट लाइट कर दो, ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद माई इन्फॉर्मेशन पे आओगे, यहाँ पे आपको आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे देख चुका है, ठीक है, कि क्या ईमेल आईडी है आपके अकाउंट की, ये सारी चीज़ें। और साइन आउट वगैरह करना आप यहाँ से कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, सेटिंग के। फिर मिलता है आपको नोटिफिकेशन ऑप्शन। देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाएगा आपको, जो भी आपको नोटिफिकेशन होगा। अभी क्या दिखा रहा है कि 17,157 रुपये आपको मिला है क्रेडिट, ठीक है, मतलब उधार मिला है एजोर वालों से, कि आप इतना अमाउंट यूज़ कर सकते हो एक महीने के अंदर। इतने अमाउंट में आप कुछ भी करो, कोई भी सर्विस क्रिएट करो, कुछ भी करो, एक महीने में आपको यूटिलाइज़ करना है ये अकाउंट। 17,000 रुपये मिले आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो, आप एक VM क्रिएट कर रहे हो, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे आता रहेगा कि VM अभी क्रिएट हो रही है, क्रिएटिंग स्टेट में है, जब बन जाएगी तो रेडी हो गई है। ऐसे आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मिलता है आपको क्लाउड सेल। ये जो आप मैंने क्लिक किया, ये क्लाउड सेल है, ठीक है। क्लाउड सेल मतलब क्या, कि जो काम आप यहाँ पे GUI के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने VM क्रिएट करना, आप यहाँ पे गए, क्लिक किए, फिर स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया और क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो कमांड लाइन से भी सारे काम कर सकते हो। तो अगर आपको एजोर क्लाउड में कमांड लाइन इंटरफेस चाहिए होगा, तो आप यहाँ से इनका क्लाउड सेल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो और ले लो। कैसे लेंगे वो आगे बताऊँगा मैं, और यहाँ से मिल जाता है। इनका को पायलट भी यहाँ पे है अवेलेबल, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, AI से पूछना है, आप इनसे पूछ लो कि भाई, जैसे मैं पूछा हूँ कि हाउ टू क्रिएट एजोर VM, ये मैंने डाल दिया क्वेश्चन, आंसर देंगे, मैं स्टेप फॉलो करके अपनी VM क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पे को पायलट, आप इनसे क्वेश्चन वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है, को पायलट में जाके। फिर मिलता है आपको सर्च ऑप्शन। सर्च में क्या होता है, जो भी सर्विस आपको सर्च करनी है एजोर की, आप यहाँ पे आके सर्च कर लो, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं करना, देखना है कितने सर्विस इनके पास है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे मोर सर्विसेज पे, तो आपको इनकी सारी सर्विस की लिस्ट मिल जाएगी, A to Z सर्विसेज, ठीक है। देखो
AI प्लस मशीन लर्निंग के लिए इनके पास 22 सर्विसेज हैं, ये सारी, ठीक है। एनालिटिक्स के लिए इनके पास 21 सर्विसेज हैं। क्या कंप्यूट के लिए इनके पास 33 सर्विसेज हैं, ये सारी। कंटेनर के लिए 10 सर्विसेज, डेटाबेस के लिए 20 सर्विसेज, ठीक है। डेवऑप्स के लिए 22 सर्विसेज इनके पास है, जनरल के लिए 21 सर्विसेज इनके पास है। हाइब्रिड और हाइब्रिड जो मैंने आपको बता रहा था कल फीचर्स, उसके 25 सर्विस इनके पास है। आइडेंटिटी के लिए इनके पास 18 सर्विसेज हैं। ऐसे आप देखोगे इनके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, 200 समथिंग सर्विस इनके पास है, ठीक है। अराउंड 200 पूरा नहीं लेकिन अराउंड 150 प्लस सर्विसेज इनके पास है। वो आप यहाँ से उन सर्विस को सर्च कर सकते हो जिसमें आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो 3 डॉट्स पे, तो आपको यहाँ पे कुछ क्विक सर्विसेज मिलेंगी जो मोस्टली लोग मेनली यूज़ करते रहते हैं, जैसे ऐप सर्विस हो गया, वीएम हो गया, लोड बैलेंसर हो गया, स्टोरेज, जो डेली यूजेस में लोग यूज़ करते हैं वो सर्विस आपको यहाँ पे भी क्विकली मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे क्विक करके भी क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे वीएम एक्सेस करना है, तो कौन सर्च करे वो करे, इसे मैं यहाँ पे आके क्लिक कर दूँगा, तुरंत खुल जाएगी सर्विस। वैसे क्विक सर्विस भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। ये रहा इनका डैशबोर्ड, सिंपल सा डैशबोर्ड, और ज़्यादा कुछ है नहीं इनके पास। उसके बाद मैंने बताया था आपको इनका हायरार्की चलता है, बिना हायरार्की काम नहीं कर पाओगे। क्या हायरार्की है? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आपको क्रिएट करना पड़ता है। आप जब भी किसी कंपनी में जाओ काम करने, अगर आप अजोर क्लाउड में काम कर रहे हो, सबसे पहले जाके सब्सक्रिप्शन चेक करो। बिना सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन के काम होगा ही नहीं। दिखाता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन। देखो, मैं क्लिक किया वीएम पे और मैंने क्लिक किया मान लो क्रिएट वीएम पे। यहाँ पे देखो पहले क्या पूछेगा वो मेरे से वीएम क्रिएट करने से पहले। देखो ये पूछ रहा है सब्सक्रिप्शन बताओ अपना। कुछ भी क्रिएट करोगे यहाँ पे बोलेगा सब्सक्रिप्शन बताओ अपना। तो आपको चेक करना है हमेशा। कंपनी में जाओ, कंपनी जाके पूछना कि मुझे किस सब्सक्रिप्शन में काम करना, वो बताएंगे, तो उस पर ही काम करना, वो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले लेना। फिर बोल रहा रिसोर्स ग्रुप, देखो ये स्टार है, ये आपको देना जरूरी है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो रिसोर्स ग्रुप भी चाहिए। मैंने बताया था आपको कल रिसोर्स ग्रुप के बारे में कि अगर आप कुछ भी क्रिएट करते हो तो आप ग्रुप एक ग्रुप के अंदर क्रिएट करोगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं। चलते हैं पहले देखते हैं सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। तो यहाँ पे सर्च करो सब्सक्रिप्शन। देखो ये दिखा रहा सब्सक्रिप्शन आपके पास अभी एक है, ठीक है। कौन सा है? एजो सब्सक्रिप्शन 1 है, ये उसकी आईडी है। रोल क्या है आपका उस सब्सक्रिप्शन में? आप ओनर हो, ठीक है, आप मेन अकाउंट के हो। एक्टिव है आपका सब्सक्रिप्शन। अभी कोई भी कॉस्ट नहीं बना होगा, जीरो कॉस्ट होगा, लेकिन जो भी कॉस्ट बन रहा होगा यहाँ पे दिखते जाएगा, तो जीरो कॉस्ट है क्योंकि आपने अभी कुछ भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। कल को अगर ये सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाए, 30 दिन पूरा हो जाए, फिर आपको स्विच करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? यहाँ ऐड पे क्लिक करोगे तो आपको और भी सब्सक्रिप्शन के यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, तो आप स्विच कर सकते हो। अभी नहीं, अभी तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा पास ऑलरेडी है, बाद में दिखाऊंगा ये चीज़। ये हो गया सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब मैंने क्या बताया कि सब्सक्रिप्शन तो एक हायरार्की है ही, सबसे पहले आपको चेक करना सब्सक्रिप्शन। उसके बाद बनाओ एक रिसोर्स ग्रुप, उसके बिना तो काम होगा नहीं। कैसे बनाएंगे? सर्च करो रिसोर्स ग्रुप का ऑप्शन। जैसे मान लो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिस वहाँ पे 4 इन्वायरमेंट बनते हैं, टेस्ट, यूएटी, स्टेजिंग, प्रॉड, ठीक है। अभी मुझे टेस्ट में काम करना है, तो सबसे पहले जाके मैं टेस्ट नाम का ग्रुप बनाऊंगा और अपनी सारी चीज़ें वीएम डेटाबेस जो भी क्रिएट कर रहा हूँ सब कुछ उस टेस्ट वाले ग्रुप के अंदर ही क्रिएट करूँगा। इसमें ये बताओ भाई सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन कौन सा है? ये रहा मेरा सब्सक्रिप्शन। नाम दो, मैंने बोला टेस्ट हाइफन RG रिसोर्स ग्रुप। और ये बोल रहा है किस रीजन में काम करना है। इनके पास बहुत सारे रीजन है, ये देखो आपको कहाँ काम करना है। इंडिया में इनके पास 4 रीजन है, मैंने बताया था ना ये ग्लोबली बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में इनके पास 4 रीजन है, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, सेंट्रल, साउथ। हम लोग मान लो सेंट्रल ले लेते हैं इंडिया का, ये, ठीक है। ये ले लिया मैंने रीजन सेंट्रल, कि मेरी चीज़ें सेंट्रल इंडिया में बनेंगी। फिर नेक्स्ट करो। ये टैग वगैरह देना होता है, ये अभी मत दो, स्किप कर सकते हो। फिर क्रिएट कर लो, ये आपका ग्रुप बन गया। यहाँ पे ये रहा ग्रुप टेस्ट RG। आपको जो भी क्रिएट करना है उस ग्रुप के अंदर क्रिएट करो, ठीक है। अब मेरा सब्सक्रिप्शन रेडी है, ठीक है, और रिसोर्स ग्रुप रेडी है। अब नेक्स्ट क्या? अब और मुझे क्या रेडी करना पड़ेगा? जब भी हम किसी भी क्लाउड में या कहीं पे भी ऑन प्रेम में हो या क्लाउड पे हो, कभी जब भी हम डेटा सेंटर क्रिएट करते हैं, जब भी हम
इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा खुद का एक नेटवर्क हो। नेटवर्क के बिना कुछ भी नहीं बनता, ठीक है। तो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए इनके पास इनकी खुद की सर्विस है, वीनेट वर्चुअल नेटवर्क, जिसे AWS क्लाउड में VPC कहते हैं और GCP क्लाउड में VPC नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसे वीनेट कहते हैं। तो तीनों क्लाउड प्लेटफॉर्म ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टिकट बुक करनी है, तो मैं booking.com से करूँ, मेक माई ट्रिप से करूँ या यात्रा.com से करूँ, कहीं से भी करूँ, मेरी टिकट ही बुक होगी। वैसे ही क्लाउड आपको प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, आप कोई सा भी करो, फीचर आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेंगे, सबसे डिफरेंट मिलेगी, यूज़ केस डिफरेंट होगा, लेकिन जो मकसद है कि क्लाउड में चीज़ें बन जाए वो एक ही है, ठीक है। हम लोग एजो क्लाउड यूज़ कर रहे हैं। क्लिक करता हूँ वर्चुअल नेटवर्क पे, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से याद रखना, इंटरव्यू में एक्सप्लेन करने में हेल्प मिलेगी। फिर बोलता है वर्चुअल नेटवर्क का नेम, ठीक है, नाम दो। मैंने बोला टेस्टिंग वीनेट, मतलब टेस्टिंग वर्चुअल नेटवर्क है मेरा ये। अब कहाँ बनेगा, तो मैंने यहाँ पे ईस्ट यूएस बोल रहा है, नहीं, हमें सेंट्रल इंडिया में क्रिएट करना है, ये ले लिया मैंने। नेक्स्ट, ये कुछ नेटवर्क के ऑप्शन यहाँ पे हैं, सिक्योरिटी ऑप्शंस, ठीक है। बैशन होस्ट इनेबल कर दो, फायरवॉल इनेबल कर दो, डीडोस प्रोटेक्शन इनेबल कर दो, ये सब बाद में बात करेंगे, अभी हमें सिर्फ नेटवर्क क्रिएट करना है। लेकिन ये सब ऑप्शन किस लिए है, ताकि आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सको, स्ट्रॉन्ग कर सको, ठीक है, ताकि कोई भी अनऑथराइज ट्रैफिक आपके नेटवर्क में एंटर ना कर पाए। नेक्स्ट करते हैं। अब ये बोल रहा है नेटवर्क, जैसे हम AWS में जब VPC बना रहे थे वहाँ पे भी एक IP रेंज लिए थे, यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मिलता है। अगर आपको खुद का कोई कस्टम है तो आप कस्टम ले लो, ठीक है। इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि मुझे किस नेटवर्क पे काम करना है, वो आपको देना पड़ेगा। मैं मान लो 172.30.0.0/16 वाला नेटवर्क लेता हूँ, ठीक है। हमें एक सबनेट भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मिल रहा है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और एक अपना सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ। सबनेट किस लिए क्रिएट करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था AWS वाले में, आपको उम्मीद है कि पता हो। अब सबनेट ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे। पर्पस क्या है सबनेट का, क्या आप बैशन होस्ट के लिए क्रिएट करो सबनेट, क्या फायरवॉल के लिए कर रहे हो, ठीक है, नेटवर्क गेटवे के लिए कर रहे हो, राउटर के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। मैंने बोला मेरा कोई पर्पस नहीं है, मैं डिफॉल्ट सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि उसमें VM वगैरह बन सके। देखो मैं देता हूँ टेस्टिंग -सबनेट, ये ऑटोमेटिक रेंज वगैरह ले लेगा, आपको देना नहीं पड़ेगा, इंटेलिजेंस इनकी अच्छी है बहुत, ऑटोमेटिक सब कुछ ले लेते हैं, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। ऐड कर दो और नेक्स्ट कर दो, टैग नहीं देना, नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। देखो यहाँ नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि आपकी चीज़ें क्रिएट हो रही है, इसलिए नोटिफिकेशन ऑप्शन है। डिप्लॉयमेंट इज VPC बन गया। VPC बन के वीनेट बन के रेडी हो गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे काम करते हैं। तो सर मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा इसमें, आप जो बनाओगे वो सब डिलीट करो और फिर से बनाऊंगा। यही तो बेनिफिट है यहाँ पे कि आप सिर्फ जाके ग्रुप डिलीट कर दो, सब कुछ अपने आप हट जाएगा। हाँ, जैसे AWS में एक स्टेप बाय स्टेप डिलीट करना पड़ता है, डायरेक्ट VPC डिलीट होता भी नहीं है।
वही दिक्कत है वहाँ पे। डायरेक्ट किया तो वो जोन में फिर से AWS में बना भी सबसे बड़ी नहीं दिक्कत सकते। यही है कि अगर मान लो आपने बहुत सारी चीज़ लिंक कर दी है, अब आपको डिलीट करना चाहोगे ना तो आप बोलेगा कि सबसे पहले वो करो, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। कई बार चीज़ें छूट जाती है और वो बैलेंस पैसा चार्ज करते रहते हैं बैकएंड में, तो वो उनका और वो वाले रीजन में फिर से बनाने को देता भी नहीं है वो किसी ये वहाँ पे को। ड्रॉबैक है। कल देख रहा था वो डिलीट करने की कोशिश कर रहा था पर हो रहा ही नहीं ये देखो हमारा मैंने बीनेट क्रिएट बन गया किया है। था। अब चलते हैं, एक क्रिएट करते हैं VM, ठीक है। वहाँ पे हम डिप्लॉय करेंगे अपनी एक वेबसाइट छोटी सी। तो मैं VM पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद सब्सक्रिप्शन मेरा यही है, सोर्स ग्रुप मेरा ये है, वर्चुअल मशीन का नाम मैंने दिया टेस्टिंग VM। उसके बाद रीजन हमारा यही होगा, ऑटोमेटिक लेगा रीजन, क्योंकि आपने रीजन जो ग्रुप दिया उसमें ये रीजन लिया तो ऑटोमेटिक ले लेगा वो, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑप्शन ये पूछ रहा है, कोई अवेलेबिलिटी आपको ऑप्शन आपको रखना है, VM के लिए अवेलेबिलिटी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन अवेलेबिलिटी के हैं। पहला अवेलेबिलिटी जोन है, इसका मतलब ये है कि आपकी VM मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में बनेगी। उससे क्या फ़ायदा है, अगर एक जोन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई बात नहीं, आपके 2 जोन्स में 2 जोन से आप VM के डेटा को रिकवर कर लोगे, ठीक है, या VM रिकवर कर लोगे। इसलिए अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन मिलता है। सेकंड मिलता है वर्चुअल मशीन स्केल सेट, इसका मतलब होता है ऑटो स्केलिंग, ठीक है। यहाँ पे इसे VMSS बोलते हैं, AWS में बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। तो आप यहाँ पे ऑटो स्केलिंग भी कर सकते हो VM के ऊपर, ठीक है। करना है तो सेलेक्ट कर लो, वरना मत करो। ये चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि अभी करें, ठीक है। तो बाद में सब देखेंगे, अभी मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद ये बोल रहा है सिक्योरिटी टाइप, आपको कैसी VM चाहिए, सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए VM की, स्टैंडर्ड होनी चाहिए या ट्रस्टेड होनी चाहिए या कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड में क्या मिलता है, द बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर योर वर्चुअल मशीन। आपको यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल सिक्योरिटी मिलेगी अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो तो, कि आप VM एक्सेस कर लो और आपके अलावा कोई ना कर पाए, जिसके पास पासवर्ड है वही कर पाए, लेकिन हैकर वगैरह लोग कर सकते हैं, तो ये दिक्कत यहाँ पे स्टैंडर्ड में है, ठीक है। टेस्टेड में क्या होता है, प्रोडक्ट्स अगेन persistent and advanced attack on general to be virtual machines with configurable features like secure boot and virtual trusted platform module VTPM, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये आपके VM को एक एक्स्ट्रा लेवल सिक्योरिटी देता है, मतलब कोई भी अनऑथराइज ट्रैफिक को एंटर ये नहीं करने देगा। जिसके पास पासवर्ड होगा सिर्फ वही कर सकता है एक्सेस, और कोई नहीं कर सकता। तो कोई और करेगा तो उसको एक्सेस करने नहीं देगा। लेकिन स्टैंडर्ड में क्या होता है कि कोई और अगर करना चाहे तो इजीली वो कर सकता है अपने तरीके से, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है, ऑन टॉप सबसे बेस्ट लेवल सिक्योरिटी आपको यही मिलती है इस टाइप पे। ये सब आपको कब देखना है, डिपेंड करता है कि आप किस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो। अगर आप आर्मी के लिए काम कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि जो VM बना है जहाँ पे उनकी साइट चलेगी वो कॉन्फिडेंशियल VM होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। आगे आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जब हम सिक्योरिटी पे बात करेंगे। अब बोल रहा है इमेज, इमेज मतलब जैसे आप AWS पे AMI लेते हो, अमेजॉन मशीन इमेज, वैसे यहाँ पे इमेज लेना पड़ता है, ठीक है, कि किस इमेज को लेके आप मशीन बनाओगे। तो यहाँ पे आप सी ऑल पे क्लिक करके अपनी इमेजेस ढूंढ सकते हो। यहाँ पे आपको सारी इमेज मिलेगी, इवन अमेजॉन लिनक्स की इमेज भी मिलती है यहाँ पे। अगर आप सर्च करोगे यहाँ पे अमेजॉन लिनक्स आपको वो भी मिल जाएगा, सारी मिलती है। उबंटू की, विंडोज़ की, सूजे की, ओरेकल की, डेबियन की, सेंटोस की, अल्मा की, ठीक है, बहुत सारी। C96 696 इमेजेस इनके पास है, उससे ऊपर है, वो रो दिखा रहा है कि इतने रोज में इमेजेस है, उससे ऊपर इमेजेस है, ठीक है। चलो तो अभी मैं मान लो फॉर एग्जांपल उबंटू की मशीन ले लेता हूँ। उबंटू आपको आता है ना, उबंटू वगैरह? हाँ हाँ। कोई डिफरेंस नहीं उबंटू है, बस कुछ इंस्टॉल करना होता है तो apt-get चलता है बस, यस यस। बाकी सब सेम है। उसके बाद नीचे आओगे तो साइज बोल रहा है, VM की क्या साइज लेनी है, ठीक है। सबसे मिनिमम साइज कौन सी है, ये वाली है, जिसमें आपको क्या मिल रहा है, 2 CPU 4 GB रैम। इससे छोटी भी साइज होगी 1 CPU वाली, ये देखो यहाँ पे, ये वाली 1 CPU है, 1 GB रैम है, बहुत है, ये बहुत सही भी है मेरे लिए, अभी के लिए टेस्टिंग के लिए मैं यही ले लेता हूँ। कंपनी में जाओगे तो आपको बताएंगे कि भाई ये साइज़ की VM हमें चाहिए, तो आपको वही लेना है। कंपनी रिक्वायरमेंट भेजती है आपको, जिसको बोलते हैं SOP। जब SOP आएगी वहाँ पर लिख के आता है कि 8 CPU लेना है और 32 GB रैम लेना है, ठीक है। मैं सिलेक्ट करता हूँ डिफ़ॉल्ट वन को। उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप बोल रहा है, आपको मशीन कैसे कनेक्ट करनी है, की के थ्रू करनी है, पासवर्ड के थ्रू करनी है। मैं अभी पासवर्ड के थ्रू लेता हूँ।
यूज़र नेम देता हूँ एजोर यूज़र, या कुछ भी लिख सकते हो आप, समीर भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड दे रहा हूँ मैं कुछ जो मुझे पसंद है, जैसे मैं दिया admin@1234555। अगेन यहाँ पे ए कैपिटल admin@1234555 दे दिया मैंने पासवर्ड। अब कौन कौन से पोर्ट अलाउ करने हैं वीएम के लिए, किसको किसको अलाउ करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एसएसएच अलाउ है, मतलब कोई भी इस वीएम को एसएसएच कर सकता है जिसके पास पासवर्ड होगा। और भी आप चीज़ें यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। ये सब सिक्योरिटी ग्रुप का पार्ट है, बाद में और उसको अच्छे से समझेंगे। फिर बोलता है डिस्क के बारे में, कौन सा डिस्क अटैच करना है, कौन सा नहीं करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, देखो 30 GB का डिस्क मिल रहा है, कोई बड़ा चाहिए बड़ा ले लो। ठीक है, और अगर कोई और नया आपको डिस्क अटैच करना है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे क्रिएट करके एक नया डिस्क पे अटैच कर सकते हो। ठीक है, वो डिस्क का टाइप क्या है, देखो प्रीमियम एसएसडी है, आप चाहो तो कोई स्टैंडर्ड वगैरह लेके लोअर वगैरह वर्जन भी ले सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है। नेटवर्किंग बताना पड़ेगा आपको कि भाई आपका जो वीएम बनेगा वो किस नेटवर्क के अंदर। इसमें वो मतलब पूछेंगे क्या EC2 के, मतलब इधर VM के टाइप रहते हैं ना, EC2 के जैसे टाइप रहते हैं, वो टाइप वैसे लिया तो आपने, पूछते वो हैं साइज लिया ना यहाँ पे। क्या? हाँ हाँ, बट एग्जाम मतलब वैसे इंटरव्यू में पूछते हैं क्या ये टाइप क्या है, T2 माइक्रो? नहीं नहीं नहीं, वो ये सब नहीं पूछते, पर लेकिन ये पूछते हैं कि अगर मुझे एक वीएम क्रिएट करनी है और मुझे एक हैवी कॉन्फ़िगरेशन लेना है वीएम का, तो मुझे किस सीरीज़ में मिलेगा वो एजोर के, तो आपको बोलना है एन सीरीज़ में। एन सीरीज एन सीरीज़ में देखो दिखाता हूँ, हैवी मशीन मिलती है आपको, में। 72 CPU, 880 GB रैम, ये सब ओके। बड़ी मशीनें मिलेंगी। ठीक है, छोटी मशीनें कहाँ मिलेंगी, छोटी मशीनें मिलेंगी डी और बी सीरीज़ में। आपने अपनी लास्ट कंपनी में कौन सा टाइप लिया था वो भी पूछते हैं वो, क्या सर्वर जो बनाए थे क्लाइंट के लिए वो किस टाइप के थे, किस सीरीज़ के थे, तो बोल दो डी सीरीज़ के थे। कौन सा डी बताना है? बोल कौन दो सा डी सीरीज सीरीज़ का के थे, बताऊं? 8 GB का 8 CPU था उसका था, और 30 GB रैम था, क्या नाम था उस डी टाइप का। सीरीज के थे। हाँ बोल देना, एग्जैक्ट नेम तो याद नहीं है सर, लेकिन आई थिंक डी सीरीज़ का ही था, ऐसे बोल देना कुछ। डी सीरीज। अब लेते हैं नेटवर्किंग। तो मेरा नेटवर्क टेस्टिंग वीनेट ही है, सबनेट मेरा टेस्टिंग सबनेट ही है जो मैंने बनाया था। पब्लिक आईपी देनी पड़ेगी वरना वीएम आप बाहर से एक्सेस कर नहीं पाओगे, तो दिया मैंने पब्लिक आईपी, और बस उसके बाद सिंपल जाके क्रिएट कर। ये सब चीज़ें एडवांस चीज़ें हैं, मॉनिटरिंग वॉनिटरिंग ये सब बाद में भी आप कर सकते हो। बन गई वीएम। ठीक है, अब ये वीएम अगर आपको देखनी है तो आप डायरेक्ट वर्चुअल मशीन सर्विस पे जाओ, वहाँ पे जाके देख लो। और अगर ऐसा नहीं देखना तो आप क्या करो, ग्रुप पे चले जाओ, डायरेक्ट ग्रुप पे जाओ, रिसोर्स ग्रुप पे। आपने जो ग्रुप बनाया है उसके अंदर आपकी वीएम बनी होगी, देखो। तो वीएम ढूंढना बहुत आसान है। अब कोई कंपनी ने बोल दिया कि मुझे टेस्ट टेस्ट वाली वीएम की आईपी बताओ, क्या करोगे, टेस्ट वाले ग्रुप में जाओगे, या आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसको क्या करो, ग्रुप बाई टाइप कर लो ऐसे। तो देखो दिखा रहा है नीचे कि आपकी ये वीएम है, वर्चुअल मशीन बनाई है आपने, उसका नाम टेस्टिंग वीएम है, ये वीएम है, उसकी आईपी आप यहाँ पे जाके कॉपी कर लो। ये आईपी मैंने कॉपी कर लिया, मशीन कनेक्ट करते हैं, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है।
सिंपल आप अपना कोई भी टर्मिनल ओपन करो, टाइप करो SSH, यूज़र नेम दिया था आपने एजोर यूज़र @ वो पब्लिक IP मशीन की जो आपने दी थी आई, और उसके बाद एंटर मार दो बस। ये बोले फाइल का जरूरत नहीं रहता इसमें क्या पेन फाइल जैसे डालते हैं ना? नहीं नहीं, वो आपने ऑप्शन नहीं दिया ना आपको। आपके पास दो ऑप्शन थे ना ऑथेंटिकेशन टाइप में जब VM क्रिएट कर रहे थे, एक SSH का था, एक पासवर्ड था। आपने लिया था पासवर्ड वाला ऑप्शन, तो ये मैंने पासवर्ड भी डाल दिया यहाँ पे, एंटर। देखो वर्किंग कनेक्ट हो जाएगी, ये VM कनेक्ट हो। उसके बाद चलते हैं रूट पे। अभी हम नॉर्मल यूज़र पे, तो पता होगा ना आपको रूट ये सब नॉर्मल यूज़र वगैरह। चलते हैं रूट पे, रूट पे आ गया मैं। अब यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी साइट डिप्लॉय करते हैं, तो मैं सबसे पहले VM को apt-get अपडेट कर लेता हूँ। उसके बाद इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे एक वेब सर्वर डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। मार्केट में हमारे पास 3 वेब सर्वर हैं, मेनली दो है, तीसरा वाला दोनों काम करता है, ऐप सर्वर भी और वेब सर्वर भी है, टॉमकैट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेब सर्वर मार्केट में होते हैं, एक होता है एनजिनिक्स, दूसरा होता है अपाचे और तीसरा होता है टॉमकैट, ठीक है। टॉमकैट दोनों काम करता है, ऐप वेब दोनों में लोग यूज़ कर लेते हैं, तरीका होता है बस। बाकी मेनली दो ही होते हैं, एनजिनिक्स और ऐप अपाचे, और भी हैं बट मेनली अभी जो मोस्टली कंपनी यूज़ करती है ये दो यूज़ करती है, एनजिनिक्स और अपाचे। तो मैं मान लो अभी यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ अपाचे, ठीक है। जब आप उबंटू में काम करते हो तो अपाचे को यहाँ पे बोलते हैं अपाचे 2, ये मैंने दे दिया अपाचे 2-y, एंटर मारता हूँ, ये अपाचे इंस्टॉल हो रहा है। समझ में आ रहा है आपका जोर? कोई डाउट तो नहीं है? अब आपने अपाचे इंस्टॉल कर लिया, अब अपाचे की सर्विस को थोड़ा सा स्टार्ट करो, तो सर्विस अपाचे 2 यहाँ पे सिस्टम से वर्क नहीं करेगा उबंटू में, यहाँ पे सर्विस वर्क करता है। ऐसे स्टार्ट करो और फिर इनेबल करो और फिर स्टेटस चेक करो सर रनिंग है कि नहीं। एक्टिव ऑन रनिंग है। अब यहाँ पे हम साइट डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। अब साइट डिप्लॉय कहाँ करते हैं? जो भी आप वेब सर्वर इंस्टॉल किया उसका एक डिफ़ॉल्ट पाथ होता है, वो पाथ क्या होता है? cd करके जाओ उस पाथ में /var/www/html, ये पाथ है जहाँ पे हम साइट वगैरह डिप्लॉय करते हैं, इस पाथ में। अभी इस पाथ में बाय डिफ़ॉल्ट एक इंडेक्स और html की फाइल होगी, उसको रिमूव कर देता हूँ मैं। बस अब यहाँ पे हमें अपना कोड डालना है, जो डेवलपर ने कोड बनाया वो कोड ला के यहाँ पे डाल दो, साइट चल जाएगी, ठीक है। अब कोड तो हमारे पास है नहीं, तो एक काम करते हैं, कोड इंटरनेट से लेके आते हैं। तो यहाँ पे फ्री सैम्पल वेबसाइट पे ऐसे सर्च करना, क्लिक करना किसी भी एक, जैसे मान लो मैंने कॉपी करता हूँ, बहुत सारे ये देखो यहाँ पे मिल रहे हैं, मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये उठा लिया इस साइट, ठीक है। अब इसका कोड अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ डाउनलोड पे, तो ये मेरे लोकल लैपटॉप में मेरा कोड डाउनलोड, डाउनलोड कहाँ पे करेंगे? सर्वर पे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करो, अपने लिनक्स सर्वर पे जाओ, और लिनक्स में अगर आपको कुछ डाउनलोड करना, क्या यूज़ करते हो? कर्ल या फिर wget। आवाज गया। अभी आ रही क्या? हाँ अभी आ रही। तो
कुछ भी डाउनलोड करना हो आपको लिनक्स सर्वर पर, आप क्या यूज़ करते हो, कर्ल या फिर wget। मेरा कोड डाउनलोड हो गया देखो। रिजॉल्व होता है URL। हाँ, अब देखो ये जिप फॉर्मेट में है, इसे अनजिप करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल अनजिप कमांड टाइप करोगे और नाम दोगे उसको। अभी हमारे पास अनजिप का पैकेज ही नहीं है, तो ये बोल रहा है apt इंस्टॉल कमांड चला के अनजिप इंस्टॉल कर लो। अब कोड हमारा अनजिप हो चुका है, देखो। नहीं, अभी नहीं, अभी अनजिप हमने टाइप नहीं किया। अनजिप पिक स्टूडियो एंटर, अब अनजिप हो गया। ठीक है, हम जो जिप वाली चीज़ को रिमूव कर देते हैं, तो rm स्पेस -rf पिक स्टूडियो डॉट जिप एंटर, रिमूव कर दिया हमने। चलो, अब ये जो where.html फोल्डर है, यहाँ पे आपका कोड होना चाहिए, तब जाके आपकी साइट चलेगी। लेकिन यहाँ पे कोड है नहीं, यहाँ पे तो एक फोल्डर है ऑलरेडी, पिक्स स्टूडियो HTML, यहाँ पे कोड होना चाहिए, है ना। तो हमें पूरा कोड यहाँ पे लाना पड़ेगा, ये फोल्डर हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, इस फोल्डर के अंदर चलते हैं पहले तो, उसके बाद ls करते हैं, और जो भी चीज़ें यहाँ पर सबको cp का कॉपी कर देते हैं। cp-r स्टार मतलब ऑल कॉपी करना है। कहाँ करना है, /var के अंदर, इसके अंदर HTML में। उसके बाद एक स्टेप बाहर आते हैं, यहाँ पे देखो सारा कोड आ चुका है। जो ये फोल्डर है पिक्स स्टूडियो वाला, उसको डिलीट कर देते हैं। तो rm-rf पिक स्टूडियो को रिमूव कर दिया। अब ये मेरा पूरा कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब मेरी साइट अब चलनी चाहिए। चेक कैसे 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 करेंगे साइट चल रही कि नहीं। एक बार पहले अपाचे को रीस्टार्ट करो, सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट। स्टूडियो के अंदर से वो उसका सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल लेके var www.html में अपने पेस्ट कर दिया। अब इस सर्वर की जो आईपी है, कोई भी वीएम जो क्लाउड में बनती है, अगर आप उसको बाहर से एक्सेस करना चाहते हो, कैसे करोगे, पब्लिक आईपी के थ्रू, है ना। ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हिट करता हूँ, देखो। पोर्ट की जरूरत नहीं, नहीं, वो पोर्ट ऑलरेडी ओपन है। देखो मेरी साइट यहाँ पे चल रही है। हाँ, आपने जब मशीन बनाई थी ना, तो आपने याद करो, वहाँ पे SSH पोर्ट इनेबल था, मैंने HTTP भी इनेबल कर दिया था। ये कोड आपने ये wget से डाउनलोड किया ना? हाँ, wget से तो जिप का पैकेज लिया और उसके बाद यहाँ से डाउनलोड किया, यहाँ से फ्री CSS से यहाँ पे गया और कोई भी कोड ऐसे उठा लिया, यहाँ पे कर्सर रखा, इसका एड्रेस कॉपी किया और wget से डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम पे। तो अब देखो यहाँ पे VM मेरी साइट डिप्लॉय हो चुकी है। ठीक है, अब अपने तरीके से लोग एडिट वगैरह करते हैं और फिर इस डोमेन को लेते हैं, इस IP को लेते हैं बेसिकली, और मैप करते हैं अपने कस्टम डोमेन पे। जैसे pixstudio.com करके डोमेन बनाया होगा, उसमें मैप कर दो ना, वो सारी चीज़ें फिर यहाँ पे होती है। तो इस तरीके से एजोर में आप लोग वेबसाइट वगैरह डिप्लॉय कर सकते हो एक VM के ऊपर। अभी हम लोग VM लेवल पे बात कर रहे हैं, है ना। आगे हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं VM के बाद भी। अब अगर मैं एक अलग ग्रुप क्रिएट करके उसमें प्रैक्टिस करूँ क्या, जो आप कर रहे हो वही फिर से प्रैक्टिकल? हाँ, अलग ग्रुप बनाना, इसमें मत करना। उसके बाद अगर मैं VNet के अंदर जाऊँ, तो VNet में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। सेटिंग पे आओगे तो कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखो, सबनेट बता ही दिया मैंने, ठीक है, क्यों क्रिएट करते हैं उस दिन। बैशन होस्ट का ऑप्शन मिलता है, DDoS का मिलता है, फायरवॉल मिलता है, ये सब चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। पियरिंग का ऑप्शन मिलता है, देखो VPC VNet पियरिंग बोलते हैं यहाँ पे, वहाँ बोलते हैं VPC पियरिंग, यहाँ बोलते हैं VNet पियरिंग। ठीक है, तो ये 2-3 ऑप्शन है, आपको जाना ज़रूरी है, वो अपन समझेंगे। और अगर मैं VM पे जाऊँ, आपको पहले VM समझा देता हूँ आज मैं। ये मेरी VM है, इसके अंदर जाओगे आप, तो इस VM के अंदर ही आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या मिलता है, ओवरव्यू का, जो आपके VM के बारे में बता रहा है, क्या स्टेटस है, कहाँ बना है, किस सब्सक्रिप्शन में बना है, कौन सा लिनक्स लिया था, क्या साइज लिया था, पब्लिक IP क्या है, प्राइवेट IP क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आप नीचे आते हो तो एक्टिविटी लॉग मिलता है, मतलब इस VM पे
कौन एक्सेस किया, कब एक्सेस किया, क्या ऑपरेशन किया, डिलीट किया, क्रिएट किया, ये सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएट किया था एस सिंधे ने फ्राइडे को 11 मिनट पहले। तो ये आपको चेक करना है हमेशा, एक्टिविटी लॉग चेक करना है। जबकि मान लो कभी कोई दिक्कत हो गई, वीएम डिलीट हो गई, तो आके एक्टिविटी लॉग चेक करो कि भाई किसने एक्सेस किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ कनेक्ट पे जाओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलता है कनेक्ट करने का। पहला होता है नॉर्मल कनेक्ट, जो अभी हमने किया कि पब्लिक आईपी कॉपी कर लो और एसएच कर लो, ठीक है। ये आईपी है, ये पोर्ट है, और देखो यहाँ पे दिया है एसएच यूजिंग एजोर CLI। तो ये अगर आप क्लिक करोगे तो ये एजोर पोर्टल से कनेक्ट कर देगा यहाँ से, ठीक है। हमने जो बाहर से किया था, मैं इससे किया है लोकल मशीन से। तो ऐसे कर सकते हो कनेक्ट। बैशन होस्ट से भी कर सकते हो। बैशन होस्ट कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास पब्लिक आईपी ना हो। जब आपको प्राइवेट वीएम कनेक्ट करनी होती है तब कैसे करते हो आप, बैशन होस्ट के थ्रू करते हो, ठीक है। कई बार कंपनी में क्या होता है, हम नहीं चाहते कि लोग बाहर से हमारी मशीन को एक्सेस करें। मतलब मशीन प्राइवेट मशीन है, पब्लिक मशीन नहीं है, और आपको मशीन तो कनेक्ट करना पड़ेगा काम करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैशन होस्ट वगैरह इनेबल करके बैशन होस्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं मशीन को। ये क्या होता है, जब बैशन के बारे में समझेंगे तब बताऊँ। नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग कर सकते हो, मतलब यहाँ पे सिंपली आके आप पोर्ट वगैरह इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो, पोर्ट पे इनबाउंड रूल ऐड करना है, आउटबाउंड क्या करना है कर सकते हो। जैसे अभी हमारे पास 80 ऐड है, ठीक है। अब मुझे नया पोर्ट ऐड करना है, 80 ऐड करना है। सोर्स क्या होगा, कोई आईपी स्पेसिफिक आईपी है किसी बंदे की, वो दे दो आप यहाँ पे। एनी मतलब कोई भी कर सकता है, स्टार मतलब कोई भी पोर्ट से आए, कहीं से भी आए, करना देना, ठीक है। उसके बाद डेस्टिनेशन एनी होगा, सर्विस होगा कस्टम। यहाँ पे आप सेलेक्ट करो सर्विस, कौन सी सर्विस के लिए आप इनेबल कर रहे हो पोर्ट। कस्टम मतलब अगर कोई कस्टम पोर्ट है 8080 तो आप वो दे दो। अगर कोई आपको पता है कि भाई मुझे आरडीपी के लिए इनेबल कर रहा हूँ, मैं इनबाउंड ट्रैफिक इनबाउंड रोल आरडीपी के लिए लगा रहा हूँ, माई सिक्योरिटी लगा रहा हूँ, तो वो आप दे सकते हो यहाँ पे, और फिर ऐड कर दो। इसमें सिक्योरिटी ग्रुप नहीं होता है, बस नेटवर्क सेटिंग नाम है ना, सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं इसे। नेटवर्क सेटिंग। देखो लिखा है ना यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे इनेबल देना ये सब कर सकते हो। देखो अभी अलाउ है, कुछ रिमूव करना है या तो रिमूव कर दो पोर्ट। मैं चाहता हूँ कोई भी मेरी मशीन पे साइट एक्सेस ना कर पाए डिप्लॉय करके, तो मैं डिलीट कर दूंगा इस 80 को। देखो डिलीट कर दिया।